करके बस वो आपके पाथ को छोटा कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि क्या पढ़ना है, हम ये बता देते हैं ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। एक घर में एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप के पैर दबा रहा है। अगर इसे हम एक तरीके से देखें तो वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, दूसरी तरीके से देखें तो वो चाइल्ड लेबर भी कर रहा है। बिल्कुल। तो जब आप इस तरीके के एजुकेटर आप पढ़ा रहे हैं, आपको एस्पिरेंट है, क्योंकि आपको आईएएस बनाना है, आपको क्या भविष्य बनाना है देश बिल्कुल का। बिल्कुल। तो इनमें ये सब कैसे आप बच्चों को सिखाते हैं कि ये सब डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद आपको एक अच्छा व्यक्तित्व मिलता है, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं और आप इतना अपने जीवन में कर लेते हैं कि आपको घर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी चीज कि हम आप या एक आईएएस ऑफिसर में आईपीएस ऑफिसर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ एक सोचने का। उदम घूमना फिरना ये खूब किया और इस बात पे टीचर से भी बहुत पिटाई खाई हमने, घर पे भी बहुत मार पड़ती थी, बहुत पिटाई खाई हम लोग, पिट पिट के पक्के हुए हैं सर। आजकल जैसे बच्चों को ये कहते हैं ना कि स्कूल में पीटना अलाउ नहीं है, मतलब तो पीटना चाहिए थोड़ा बहुत। मेडल हिस्ट्री के बड़े बेहतरीन व्यक्ति रहे बंदा बहादुर। जब हमारे सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद जो सिखों की कमाल संभाली बंदा बहादुर ने संभाली। बंदा बहादुर के साथ तो बड़ा गलत किया था मुखिया ने उनको, मतलब उनकी आंखें निकलवा दी थी, गर्म पानी में रखा था, फिर उनकी चमड़ी को खिंचवा लिया गया था। ये नहीं पढ़ाया गया इतिहास में। हमारा दुर्भाग्य यही रहा है कि हमें जो इतिहास पढ़ना चाहिए और जो वंशज हमें जानने चाहिए वो नहीं पढ़े। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद संभाजी हुए, संभाजी के बाद राजा राम प्रथम हुए, शिवाजी द्वितीय हुए, फिर साहू महाराज आए। साहू महाराज ने पेशवा की लीगेसी को ज्वाइन किया, पेशवा में बालाजी विश्वनाथ हुए। व्यापार करने कंपनी आई, उसको आप इतने राइट्स अगर देते हुए जाएंगे और उनका साथ देंगे युद्धों में भी, ये मान लीजिए कि मेरा आपका लड़ाई चल रही है, मेरा सेनापति आपकी साइड हो जाता है, कैसे जीत जाऊंगा मैं? अगर भारत को आजाद कराने की लड़ाई होती तो झांसी अपने लिए लड़ रहा है, ग्वालियर अपने लिए लड़ रहा है, कानपुर अपने लिए लड़ रहा है, पूरा भारतवर्ष में लड़ाई थोड़ी ना है। नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में लड़ाई नहीं है और सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रही है। 100 में से 98 बच्चे अंग्रेज हैं, 2 भारतीय पढ़ रहे हैं। 2 भारतीय जो पढ़ रहे हैं वो भी तो ये पढ़ रहे हैं कि देश को कैसे गुलाम बनाया जाता है, नीतियां क्या होती है और देश इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है। अब वो वहां से पढ़कर इंडिया में आ रहा है, वो बताएगा तो सही, इंडिया की कंडीशन तो देखेगा। जब से लोग एजुकेटेड होते गए और अंग्रेजों के साथ पढ़ते गए तो वो समझ गए कि अंग्रेजों ने गुलाम बना कैसे रखा है। जब भी मैं महाभारत पढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है कि बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स थे। उन कैरेक्टर्स में एक ऐसा कैरेक्टर भी था जो मेरे दिल के बड़े करीब था, और वो थे अर्जुन। अर्जुन जो एक साधारण से पांडु पुत्र थे और बाद में जाके अपने एरा के वन ऑफ दी पावरफुल योद्धाओं में से बनते हैं। तो वो जो एक साधारण सा अर्जुन था, उससे और एक गांडीवधारी अर्जुन बनने तक की जो कहानी है उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थे उनके गुरु, उनके मेंटोर। एक ऐसे ही गुरु, एक ऐसे ही मेंटोर आज हमारे साथ मौजूद है, सचिन सोलंकी जी, जो एक यूपीएससी मेंटोर है, यूपीएससी एजुकेटर है, यूपीएससी बुक ऑथर है और एक इंस्टीट्यूट है इनका जिसका नाम है एसएस यूपीएससी क्लासेस। ये उसके फाउंडर और डायरेक्टर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत थैंक यू हमारे व्यूअर्स की तरफ से, चैनल की तरफ से, कि आपने अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे। तो देखिए, यूपीएससी कई बार मैंने ये वर्ड बोला, एक मेंटोर, अर्जुन की भी कहानी बताई, उसको भी जरा हम आगे देखते हैं। तो क्या है ये यूपीएससी? क्योंकि बच्चे जब स्कूलिंग में होते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, तो एक बड़ा पावरफुल ड्रीम होता है इनका कि यूपीएससी में जाना है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते हैं कि उसमें रील्स में दिखता है कि डीएम साहब उतर रहे हैं। तो क्या है ये यूपीएससी और कैसे ये काम करता है? देखिए, यूपीएससी बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बोर्ड है जो ए ग्रेड जॉब्स को कंडक्ट कराता है। अब जिसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे दिखता है, वो सिविल सर्विसेज दिखती है हमें। सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सर्विसेज होती हैं। हालांकि यूपीएससी तो कई सारी जॉब्स प्रोवाइड कराता है, जैसे एनडीए भी यूपीएससी के अंडर में आता है, सीडीएस भी उसके अंडर में आता है, एफकेट भी उसके अंडर में आता है, और ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस में आता है। इंडिया के अंदर अगर ऑफिसर्स की बात करी जाए, सबसे पावरफुल ऑफिसर्स कोई बनाता है या जो उनके एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, तो वो यूपीएससी बोर्ड ही कंडक्ट कराता है सर। तो ये यूपीएससी उस सिनेरियो कह सकते हैं आज के समय कि जो बड़े सेनापति, बड़े योद्धाओं को जो बनाता है वो यूपीएससी बोर्ड है। जब मैं इसके बारे में स्टडी करता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लाख स्टूडेंट जो है वो प्रीलिम्स में बैठते हैं, बिल्कुल, कुछ हजार जो है उसे क्लियर करके मेंस में जाते हैं, और कुछ 100 ही हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है। तो ये जो इतना बड़े लेवल पे बच्चों ने तैयारी करना शुरू किया, वो लाखों ने शुरू किया,
आते आते कुछ हंड्रेड्स रह गए, तो ये जो बाकी बच्चे हैं उनकी क्या मेंटेलिटी होती है, वो कैसे उस चीज को फेस करते हैं, और अगर मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो वो कुछ लाख में से कुछ 100 मुझे कैसे बनना है? देखिए, इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए एकाग्रित होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट अच्छा चाहिए आप लोगों को। पहले के समय जब किसी को शक्ति चाहिए होती थी या कोई तपस्या करनी पड़ती थी या कोई बड़ी शक्ति चाहिए उसे, तो एकांत में जाता था, संन्यास लेता था और उसके बाद एक लंबे समय तक तपस्या करता था किसी भगवान की, तब जाके उसे शक्ति प्राप्त होती थी। सेम ऐसा ही है यूपीएससी का एग्जाम। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है या सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना है, तो इसके लिए आपको सारी जो फालतू की चीजें हैं या किसी भी चीज में आप इंक्लूड हैं, उस सबको छोड़कर यूपीएससी के लिए आना पड़ेगा, कंप्लीट समर्पित होना पड़ेगा। और जब आप कंप्लीट समर्पित हो जाएंगे तो 2 से 3 साल की तैयारी इनफ होती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ भी घुमाऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं और साथ में सिविल्स की तैयारी कर लूं, इट इज नॉट पॉसिबल सर। कहने के लिए तो मैं मौज मस्ती करता हूँ, हाँ, हर चीज का एक समय होता है, वो करना भी जरूरी है। अगर आपको कुछ 100 में आना है तो अपने आप को कंप्लीटली समर्पित करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस एग्जाम को क्लियर करने लायक बन सकता हूँ। अच्छा, ये जरा हेराकी समझाइए कि एक आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईए, क्या हेराकी है ये कुछ इस तरीके से? इसमें क्या होता है, जब यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मिलती है, हम लोग बोल सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मिलती है। उसके बाद मिलती है इंडियन पुलिस सर्विस, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस। तो जैसे जैसे आप रैंक अच्छी आती जाएगी, आपको टॉप रैंकर आपके हिसाब से आपको आईएएस, आईपीएस, ये सब पोस्ट मिलती जाएंगी। तो रैंकर्स के ऊपर है। फिर आपसे एक चॉइस भी करवाई जाती है कि आप किस चॉइस में जाना चाहते हैं। अगर मेरी रैंक अच्छी है, मैंने आईएएस भरा, तो मुझे आईएएस मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी बच्चा है और जनरल कैटेगरी से है और उसको आईएएस आना है, तो ऑल ओवर इंडिया में उसकी लगभग लगभग जो रैंक होनी चाहिए वो टॉप 70-80 में रहेगा, तो ही वो क्या है, आईएएस ले सकता है। तो ये कैटेगरीज वाइज भी होता है। अब आप ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में, और आपकी रैंक 70 से 120, 130 के बीच में है, तो आपको आईएएस मिल जाएगा। तो ये रैंकर्स का सारा खेल है। आपकी जो रैंक बनेगी उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलती जाएगी। अच्छा, जैसे कि मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, जी जी। तो क्या टाइम टेबल एक होना चाहिए, एक आइडियल एस्पिरेंट का क्या टाइम टेबल होना चाहिए यूपीएससी के लिए? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना एक टाइम टेबल होता है और वही टाइम टेबल होना चाहिए। कि अब आज के समय क्या है ना, यूट्यूब रिसोर्सेस इतने सारे हो गए हैं कि लोग क्या है, अपने अपने टाइम टेबल बताते हैं यूट्यूब पर और लोग उसी को फॉलो करते जाते हैं। अब ये जरूरी थोड़ा है कि आपको सुबह समझ में आता है तो मुझे भी सुबह समझ में आएगा। हर एक व्यक्ति का अपना एक टाइम टेबल होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 6 से 7 घंटे नियमित रूप से स्टडी को दे रहा है और महीने में 30 दिन है और वो 2-4 दिन पढ़ता भी नहीं है, 26 से 27 दिन महीने में, और नियमित रूप से 6 से 7 घंटे वो सेल्फ स्टडी को दे रहा है, तो इजी है कि 1.5 से 2 साल में वो एग्जाम के लिए परफेक्ट बन सकता है। आपके इंस्टीट्यूट में हम आए, हमारी टीम ने कुछ बच्चों से बात की, तो उनका कहना था कि सचिन सर में कुछ तो अलग है। मैं बाहर भी बात करता हूँ तो बोलते हैं कि सचिन सर में कुछ तो अलग है, तो वो कुछ क्या है, वो क्या फैक्टर है कुछ? आज के समय टीचिंग फैक्टर, आप देख रहे हैं कि आज के समय का जो टीचिंग फैक्टर है ना, वो एक बाउंडेशन और टू वे कम्युनिकेशन पे है। पहले क्या होते थे, हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग जब पढ़ते थे, तो वो सिंगल कम्युनिकेशन होती थी कि सर ने जो बोल दिया वो फाइनल। आज के समय टू वे कम्युनिकेशन है। हम बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं, हम किसी को बच्चा नहीं कहते, हम एक छोटे भाई बहन के तरीके से ट्रीट करते हैं। क्लासरूम के अंदर की प्रॉब्लम के साथ साथ हम क्लासरूम की बाहर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जब मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरी बाहर की प्रॉब्लम मेरे माइंड में चल रही है, तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा क्लासरूम के अंदर। तो हम पढ़ाते पढ़ाते इतना पता लग गया है हमें कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इस एज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उनसे उन बातों पर भी डिस्कस करते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होती है। क्लास में फ्री माइंड बैठते हैं और हम थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करते हैं, मजाक मस्ती में पढ़ते हैं, जिससे उन्हें कंटेंट इजीली समझ में आ जाता है। तो इसलिए बच्चों का प्यार रहता है कि हाँ, उनका समझ में आ जाता है बस। अच्छा, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली मैंने कभी प्रिपरेशन की नहीं है उसकी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन फिर भी जब मैं अपने कलीग से, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करता हूँ, तो बोलते हैं कि यार एक बहुत बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का। मतलब कुछ का तो ये कहना है कि इसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। तो जब इतना बड़ा सिलेबस है और एक वो जो स्टूडेंट जो अभी अभी 12th करके आया है, ग्रेजुएशन में आया है, उसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? इसके लिए ही देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट, मैं खुद इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ और मैं ये बात दावी से कह सकता हूँ कि कोई कोचिंग क्लासेस, कोई इंस्टीट्यूट किसी का सिलेक्शन कभी नहीं दिलाता है।
इंस्टीट्यूट में या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके बस वो आपके पाथ को छोटा कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि क्या पढ़ना है, हम ये बता देते हैं ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इससे सिलेक्शन हो सकता है और इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है। तो हम जो पढ़ाते हैं या जो टीचर्स आपको बताते हैं वो जमा वाले जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी नोट्स हैं, उन सबसे कंपाइल करके आपको ले आते हैं कि ये पढ़ लो। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहीं से पेपर आएगा, एक प्रेडिक्शन हो जाती है। और यूपीएससी में प्रेडिक्शन काम नहीं करती है, ये भी सत्य बात है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसको प्रेडिक्ट करने की, उस हिसाब से रहता है। और फाउंडेशन तो सीधी सीधी है कि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी आप किसी भी इमारत को बड़ा नहीं बना सकते। अगर किसी के बेसिक्स क्लियर हैं और बच्चे के अगर बेसिक्स क्लियर कर दिए जाएं तो बहुत आसान हो जाता है इस एग्जाम की फाउंडेशन को या इसके एग्जाम के एडवांस लेवल को क्रैक कर देना। तो फाउंडेशन पे काम किया जा सकता है, उससे एग्जाम क्लियर होता है बच्चों का। जैसे एक वर्ड आता है एम्पैथी, आप भी पढ़ाते होंगे कि किसी की भावनाओं को समझना, ये सब। जैसे कि मैं एक केस स्टडी में की बात करूं कि एक घर में एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप के पैर दबा रहा है। अगर इसे हम एक तरीके से देखें तो वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, दूसरी तरीके से देखें तो वो चाइल्ड लेबर भी कर रहा है। बिल्कुल। तो जब आप इस तरीके के एजुकेटर आप पढ़ा रहे हैं, आपको एस्पिरेंट है, क्योंकि आपको आईएएस बनाना है, आपको क्या भविष्य बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें ये सब कैसे आप बच्चों को सिखाते हैं कि ये सब डिफरेंशिएट करें? क्योंकि वो जो मैंने अभी केस स्टडी आपको बताया उसमें एक ही एंगल से अगर दो अलग अलग चीजें देख रहे हैं तो वो तो अलग अलग भी है और वो एक भी है। बिल्कुल। तो आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है? देखिए, यूपीएससी क्रैक करेगा या नहीं करेगा वो तो उसकी स्टडी पे है, बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा इंसान भी तो बनना चाहिए। हाँ। तो वो उसमें आपकी क्या भूमिका है, क्या आपके टीचर्स की भूमिका है? देखिए, हम ये बात क्लासरूम में भी बोलते हैं, हमेशा कहते हैं कि आईएएस बनना या ना बनना वो बात की बात है। यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद आपको एक अच्छा व्यक्तित्व मिलता है, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं और आप इतना अपने जीवन में कर लेते हैं कि आपको घर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी चीज कि हम आप या एक आईएएस ऑफिसर में आईपीएस ऑफिसर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ एक सोचने का, विचारों का। अगर आपके विचारों पर काबू हो सकता है और आपकी विचारधारा अच्छी हो सकती है तो आप आईएएस आईपीएस इजीली बन सकते हैं। एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक बच्चा क्रैक कर रहा है, 2 बच्चे क्रैक कर रहे हैं या नहीं भी कर रहा है, 1000 बच्चों में से एक क्रैक कर रहा है, तो हो सकता है उसके सोचने का तरीका उन सबसे अलग रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी बात करें, हमारे इंस्टीट्यूट में टीचर्स क्या करते हैं, हम उनकी विचारधारा पर काम करते हैं, हम उनकी फाउंडेशन पे काम करते हैं कि आपके सोचने का नजरिया कैसा होना चाहिए। अगर आप रास्ते से निकल कर जा रहे हैं तो वहां जो गड्ढा बना हुआ है उस गड्ढे के बारे में आपको क्या सोचना है, कैसे भरा जाएगा, हम लीवर को कॉल करें या हम खुद काम करें या कैसे काम होना चाहिए। अगर इस विचारधारा को और अपने आसपास के माहौल को समझ जाए इंसान तो शायद उसको आसान हो जाता है एग्जाम के लिए काम करना। तो हम उसी विचारधारा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छा, जैसा सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, आपको आईएएस रैंक के अधिकारी आप बन गए, आप कहीं डिस्ट्रिक्ट में है जहां भी आपको मिला है, तो रील्स में सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि आप 2 साल के अंदर इतने बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि यूपीएससी क्लियर करने के 2 साल के बाद इतने बड़े आप बन जाओगे? ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आप एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जा रहे हैं, आप समाज की आपके पास जिम्मेदारी है, आप एक जिला चलाएंगे, लोगों की आपको जिम्मेदारी है, सुपरस्टार नहीं बनते हैं। वहां वहां आप ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाही, जनता के नौकर बनकर जाएंगे आप जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम करेंगे, आप वहां सुपरस्टार नहीं बनते। अगर आपकी नीतियां अच्छी हैं, आप पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक आपको सिर माथे पर बिठाती है, तो आप सुपरस्टार तो वैसे ही बन गए। लेकिन ये जो रील्स का चक्कर है, 2-4 यूट्यूबर्स इकट्ठे हो गए, आज के समय जब आईएएस बन रहा है ना तो वो अपने सब कैमरे वाले रखता है। ये मैंने बड़ा देखा है आजकल। आज बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, खुद के यूट्यूब चैनल है, खुद के यूट्यूब जो हमारा मीडिया का काम है वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दिखता है। और इन्फ्लुएंस भी हुआ है। हम आज देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि आप लोग सिविल सर्वेंट क्या बनना चाहते हैं, सर इतनी पावर होती, वो चीज के लिए नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया देख कर आ रहे हैं। आप 10 में से 7 बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं और वास्तविक रूप से उसमें से 1 या 2 बच्चा सीरियस है, वो सिर्फ सोशल मीडिया को देख कर आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो दिखाता है वो रियलिटी तो नहीं होती है, वो सिर्फ एक दिखावा है जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, सुपरस्टार नहीं बनते हैं सर। अच्छा, एक स्टूडेंट है जो साइंस बैकग्राउंड से, मान लीजिए उसने एमबीबीएस की या कहीं आईआईटी से बीटेक की या कोई अदर कोर्सेज किया, फिर उसे यूपीएससी में कन्वर्ट करना है। तो जहां तक मैं देखता हूँ यूपीएससी में, जैसे ये आर्ट्स की जो सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, आप खुद भी हिस्ट्री के टीचर है,
तो वो एक बच्चा अपने आप को कैसे कन्वर्ट किया कि वो 5 साल तो एक डॉक्टर बन के आया है ना, जी जी। अब उसे ये सब्जेक्ट में कैसे अपने आप को देखेगा देखो, वो? अब आपने आज बात छेड़ी आईआईटीएंस की। आज के समय आप देखेंगे मैक्सिमम आईआईटीएंस ही टॉप कर रहे हैं, यहाँ एमबीबीएस वाले टॉप कर। कारण क्या है इसका? उनको पढ़ने की हैबिट पड़ जाती है, उनके पास टेक्निक्स होती है किसी भी चीज को, बड़े लेवल को छोटे में हम कैसे कन्वर्ट करें। अगर किसी को पढ़ने की टेक्निक पता लग गई और पढ़ने में मजा आने लगा, तो ना हिस्ट्री, ना पॉलिटी, ना ज्योग्राफी, ना इकोनॉमिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इजिली कन्वर्ट हो जाता है वो। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपको जब मजा आने लगा ना पढ़ने में, और आपको हिस्ट्री अच्छी लगने लगी, तो आप फिर सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप उसको जानने के लिए पढ़ेंगे। और हमारा मानना यह है कि जब आप भारत को जानने के लिए पढ़ेंगे, आप इन चीजों को संविधान को जानने के लिए पढ़ेंगे, आप अपनी अर्थव्यवस्था को जानने के लिए पढ़ेंगे, आप अपने भूगोल को जानने के लिए पढ़ेंगे, एग्जाम तो इजिली क्रैक हो जाएगा सर। आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे ये जानना है, मुझे पता तो लगे सरकार काम कैसे कर रही है। और एक आईआईटीएन है, उसने 4 साल जब आईआईटी में देता है, वो इतना लंबा समय गुजारता है, तो उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं जानने की, इसलिए वो आसानी से क्रैक कर जाता है एग्जाम को। तो क्यूरियोसिटी है सारा खेल पूरा। अच्छा, आज अभी जब मैंने जब स्टार्ट किया तो अर्जुन की बात की थी, आपके पास तो इतने सारे अर्जुन आप बना चुके हैं, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। जब आप खुद एक स्टूडेंट थे तो आपने कभी सोचा था कि इतने सारे अर्जुन मैं बनाऊंगा? ये मैं अगर आपको सच बताऊं, ये एक्सीडेंटल है। पहले कुछ और था। आई प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन दिल्ली में, मेरे दोस्त के साथ में, तो हम सब लोग एनडीए की तैयारी करने गए। एनडीए की तैयारी करने गए, जब वहाँ एनडीए की तैयारी कर रहे थे, क्लियर भी किए, वहां जो मजा हमें आया, हमारे टीचर थे, उन सब ने जब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई या हिस्ट्री पढ़ाई, उसमें इतना मजा आया कि सर फिर हमें लगा कि यही सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। वहां से हमने इसको पकड़ा, और जब पढ़ना शुरू किया तो एक इच्छा भी थी, दूसरों को सुनानी है कहानी, दूसरों को सुनाने गई, तो फिर एक पैशन जगा टीचिंग का। अब जब मजा आने लगा पढ़ाने में, तब सोचे अब तो टीचर ही बनना है, इसलिए फिर टीचिंग लाइन में आई। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका पैशन है और आप उसको प्रोफेशन बनाते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो टीचिंग का पैशन जगह हमें 17-18 साल की एज में, और तब से लेके आज तक हम लोग टीचिंग ही कर रहे हैं। तो मतलब खुद आप कैसे विद्यार्थी थे? मतलब एक जैसे एक विद्यार्थी होता है कि बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास में करता है, नहीं नहीं, एक जो मीडियम होता है, एक जैसे मुझ जैसे जो पास होके आते हैं, तो आप किस तरीके के विद्यार्थी थे स्कूलिंग में? सर स्कूलिंग में तो ये कह सकते हैं उद्दंडी बच्चे जो होते हैं, बैक बेंचर टाइप के जो बच्चे होते हैं, खूब मजाक मस्ती करने वाले। लेकिन हमें भी हमारी लिमिट्स पता रहती थी कि हमें टीचर्स के साथ कितना बोलना है, टीचर्स के साथ कितना बात करनी है, या किसको कितना रेस्पेक्ट करना है। डिसरेस्पेक्ट हम किसी की नहीं करते थे, लेकिन मजाक मस्ती, कूदम, घूमना फिरना ये खूब किया। और इस बात पे टीचर से भी बहुत पिटाई खाई हमने, घर पे भी बहुत मार पड़ती थी, बहुत पिटाई खाई हम लोग, पिट पिट के पक्के हुए हैं सर। आजकल जैसे बच्चों को ये कहते हैं ना कि स्कूल में पीटना अलाउ नहीं है, मुझे लगता है पीटना चाहिए थोड़ा बहुत, उससे वो डर बना रहता है। वो आज के समय हम पेरेंट्स को देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं कि आप हमारे बच्चे को पीटेंगे नहीं। वो पीटना नहीं होता है, वो बेसिकली क्या होता है, उनके अंदर एक डर बनाना होता है, और डर बनाना जरूरी होता है। अगर हमें किसी चीज का डर नहीं होगा, हम लिमिट्स के बाहर चले जाएंगे। हम उद्दंडी रहे, खूब उद्यमी रहे, मार खाए खूब, मतलब लाइफ को एंजॉय किया है हमने। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड था, एवरेज स्टूडेंट, और एवरेज से आ रहे हैं यहाँ तक। सचिन सर, आप मैंने जितना स्टडी किया आपके बारे में, आपने 12th शायद साइंस से की थी, फिर आपने बीए किया, एमए किया, तो एक साइंस स्टूडेंट से सीधा आप आर्ट्स में चले गए, घर वालों का प्रेशर था या आपकी खुद की इच्छा थी? नहीं नहीं, हम आपको बताएं 12th तक तो मैं आर्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही साइंस वाला फील्ड था। घर में सबने साइंस से पढ़ाई करी, और आसपास के माहौल में साइंस या कॉमर्स हुआ करती थी, आर्ट्स की स्कूल्स भी ज्यादा नहीं थे हमारे टाइम पे। अब हुआ क्या, जब हम दिल्ली गए, एनडीए की तैयारी कर रहे थे, जैसे हमने अभी आपको बताया, हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो बड़े बेहतरीन थे। क्या हिस्ट्री पढ़ाते थे, क्या पॉलिटी पढ़ाते थे, तो मैथ्स और साइंस की जैसे फिजिक्स से रुझान छूटकर हमारा उस हिस्ट्री पॉलिटी में चला गया। और ऐसा गया कि हमने सोचा कि इसमें जब मजा आ रहा है ना, क्यों ना हम यही सब्जेक्ट पढ़े फिर आगे। फिर धीरे 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 करके बीए करना, पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स बीएससी के लिए बोल रहे हैं, उनका बीएससी को नहीं करनी, बीटेक को नहीं करनी, बोला करेगा कि हम बीए करेंगे, आगे क्या करना है, मैंने कहा पढ़ाने में मजा आ रहा है, हम टीचिंग करेंगे। तो ग्रेजुएशन फिर बीए करना, और उसके लिए पिताजी से बहुत डांट खाना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैंने एसएसटी पढ़ाना स्टार्ट किया था स्कूल में, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत डांटा था, पिताजी ने बहुत ही डांटा था कि क्या हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहा है, इसके ना तो बच्चे होते ज्यादा, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज में आप जानते हैं कहाँ ज्यादा स्कोप होता है इसका।
बोले ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, पढ़ाना है तो मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, उसका स्कोप है, ये क्यों पढ़ा रहा है। पर मेरा मजा, मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट में गया। जब इन सब्जेक्ट में गया तो मैंने कोशिश करी, पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चों को अच्छा लगने लगा। जब बच्चों को अच्छा लगने लगा तो धीरे 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 कन्वर्ट होते गए इसमें, आज के अकाउंट में फिर बीए करना, एमए करना, एलएलबी करना, ये सब उसमें चलता गया। सचिन सर ने एक बुक लिखी है, आप देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ऐसा क्या है सर? देखिए बुक्स तो कई सारी आती है मार्केट में, मॉडर्न हिस्ट्री की भी कई सारी है। ठीक है, स्टूडेंट अगर आपकी बुक पढ़ना चाहता है तो उसे इसमें क्या ऐसा अलग मिलेगा? जब ये हमने बुक लिखी थी तो इससे पहले हमारे पास स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो हमेशा एक बात कहा करते थे कि भैया किताबों में बहुत कुछ है, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि क्या ना पढ़े वो नहीं है। तो हमने इस बुक को जब बनाया तो इसको कंप्लीटली प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किया कि यूपीएससी या पीसीएस का बच्चा जब प्रीलिम्स की तैयारी करने जाता है तो इस बुक के अंदर वो सारा मटेरियल हमने डाला जिससे प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है। इसमें 25 साल के सारे क्वेश्चंस डाले हमने जो पीवाईक्यू मतलब बेसिकली पेपर्स में आ चुके हैं, उसको फिर एनालाइज किया कि अगर किसी का ऑप्शन ए है तो ए के रीजंस क्या है, बी सी डी कहां से लिंक कर रहा है, कौन सी ईयर में सिविल सर्विस ने वहां से सवाल पूछा। तो हमारी बुक और बुक से डिफरेंट ये है कि इसमें एक्सप्लेनेशन तो है ही है, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलने के साथ साथ में जो ऑप्शंस नहीं है उनकी भी लिंक क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस किस लेवल से आ सकता है, वो सब इसमें डिसाइड वो किया गया। इसके लिए इसका वो फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन कंप्लीट सोल्ड आउट हुए, थर्ड एडिशन भी कंप्लीट सोल्ड होने वाला है। तो इसमें बच्चों को एक सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में हिस्ट्री को समझाया गया है। अच्छा, जब आप 9th-10th में थे तो जितना मुझे याद आ रहा है हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा करते थे, और जब हम बड़े होते हैं तो पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो हमने इतना पढ़ा ही नहीं जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे। तो ये क्या है एजुकेशन सिस्टम है? इसमें एजुकेशन सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम है। 6th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, 7th में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर मेडिवल हिस्ट्री का एक दायरा बना दिया है। दायरा कहाँ तक बना दिया? दिल्ली सल्तनत तक बना दिया और मुगल एरा तक बना दिया। उसमें हमने ज्यादा विजयनगर को नहीं पढ़ा, मराठास को नहीं पढ़ा, उसमें राजपूतों को नहीं पढ़ा। तो वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ तो प्रॉब्लम रही है शुरुआत से कि उन्होंने स्टार्टिंग में एक दायरा बना दिया हिस्ट्री का कि ये आप पढ़ लीजिए, लेकिन अभी वर्तमान के समय आप देखिए चीजें बदल रही हैं, हम जानने लगे हैं। अभी संभाजी महाराज के बारे में जो मूवी आई, किस तरीके से उन्होंने संभाजी महाराज को दिखाया। संभाजी महाराज के साथ साथ अभी बंदा बहादुर की ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए। मेडल हिस्ट्री के बड़े बेहतरीन व्यक्ति रहे बंदा बहादुर। जब हमारे सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद जो सिखों की कमान संभाली बंदा बहादुर ने संभाली। बंदा बहादुर के साथ तो बड़ा गलत किया था होशियार ने उनको, मतलब उनकी आंखें निकलवा दी थी, गर्म पानी में रखा था, फिर उनकी चमड़ी को खिंचवा लिया गया था। ये नहीं पढ़ाया गया हमें। महाराणा प्रताप के बारे में इतना बता दिया गया, उनका घोड़ा चेतक था, अकबर से लड़ाई। महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो इतिहास में जो वास्तविक रूप से इतिहास है वो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री में या हमारी सरकारों ने उनसे छुपाया, जिसके बारे में अब धीरे धीरे पता लग रहा है, लोगों को तो रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए हम एक बुक भी तैयार कर रहे हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बता रहा था कि हमने एक बुक भी तैयार की है नोबल के तौर में, जिसमें 10 राजाओं की कहानी ली गई है। उसमें हमने अलग अलग राजाओं के बारे में बताया, रानी दुर्गावती के बारे में, राणा कर्णावती के बारे में, और भी कई राजकुमारों के बारे में हमने बताया, सिसोदिया वंश के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है कि जिससे हमारे इतिहास में छुपे हुए वॉरियर हैं उनके बारे में भी लोगों को पता लगे। जैसे अभी आपने मूवी की बात की, संभाजी जो महाराज थे उनकी मूवी आई, जिस तरीके का हीरोइज्म उस मूवी में दिखाया गया, कभी हमने बुक्स में नहीं पढ़ा उनके बारे में। तो ये तो वो हो गए, उनके फादर थे, फिर उनके और भी वंशज रहे होंगे। जैसे कभी कभार एक आध कोई मूवी आ गई तो वहां पता चल गया, वरना हमने तो कभी बुक्स में पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में था ही नहीं। यही तो दुर्भाग्य है हमारा, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तभी तो लोग ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। हमारा दुर्भाग्य यही रहा है कि हमें जो इतिहास पढ़ना चाहिए और जो वंशज हमें जानने चाहिए वो नहीं पढ़े। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद संभाजी हुए, संभाजी के बाद राजा राम प्रथम हुए, शिवाजी द्वितीय हुए, फिर साहू महाराज आए। साहू महाराज ने पेशवा की लीगेसी को ज्वाइन किया, पेशवा में बालाजी विश्वनाथ हुए, बाजीराव हुए, जिनके बाद ऊपर मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी। वो मूवी तो एक नंबर का किया मूवी है। उस मूवी में जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि एक, और उससे बात उनकी बात करें बाजीराव प्रथम की, क्या योद्धा थे सर, 40 से ज्यादा युद्ध, एक भी नहीं हार। लास्ट में वो क्या दिखा दे, प्रेम। तो मूवीज भी बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रही है। लेकिन जो वंशावली है, अगर आप डेप्थ में इतिहास को पढ़ें और वास्तविक रूप से आपको पढ़ना है, तो हम कहते हैं हमारी क्लासेस आई, हम बताएंगे इतिहास क्या है,
वास्तविक रूप से सिविल्स में हम सब जानते हैं इनके बारे में। महारानी पद्मावती पे एक हाँ। मूवी आई थी, बाद में उसका नाम चेंज करके पद्मावत कर दिया गया। उसमें एक सीन दिखाया गया था कि वो महल से जाती हैं, फिर जो उनके हस्बैंड थे जो महाराज थे उन्हें छुड़ा के वापस लाती, तो सच में ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका रावल रतन सिंह को जब दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना महारानी पद्मावती, हम तो माता कहते हैं उन्हें, हमारे इतिहास की बहुत वो है, हमारी तो बुजुर्ग है, हम तो उन्हीं के वंशज हैं कह सकते हैं। तो माता कभी बाहर नहीं हुई नहीं से। गोरा बादल गई थी, डोलियां सजवाई गई थी, डोलियों में गई हुई थी, वहां से छुड़ा कर लाए, ऐसा नहीं। वो पिक्चर में क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को और ज्यादा विशाल दिखाने के लिए दिखाया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसमें भी क्या दिखाया कि एक तरफा प्यार दिखा दिया, वो प्यार था, उसको लिखा क्या गया, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा 1540 में, जो खुद नहीं था, 1540 में लिख रहा है। और ये घटना कब की है? 1330 के आसपास की, सॉरी 1313 के आसपास की घटना है। वो घटना पहले की लिखा, 1540 में वो लिख रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, वो भी सुनकर लिख रहा है। उस सुनने वाले ने भी किसी और से सुनी होगी। तो ऐसा जो उसमें दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये सीरियल्स आते हैं जो अकबर थे, हमारी बुक्स में दी ग्रेट अकबर पढ़ते हैं उसको, तो क्या सच में ये ग्रेट थे या सीरियल्स में जो हीरोइज्म दिखाया गया वहां भी कंट्रोवर्सी है? बिल्कुल। पहले तो जोधा नाम की कोई रानी नहीं है। तो सीरियल्स तो पूरा का पूरा जो हमारा आजकल के जो जनरेशन के बच्चे हैं उन्होंने तो जोधा अकबर ही देखी। यही तो प्रॉब्लम है ना, कि इतिहास को जब आप जानोगे नहीं तो अपने भविष्य को कैसे सुधारोगे। जिसने अपना भूतकाल नहीं जाना वो वर्तमान को इतना खराब कर लेगा कि उसका भविष्य भी बिगड़ेगा। जोधा नाम की कोई नहीं राजकुमारी, हरिका होंगी, हरिका बाई नाम था। तो ये कैसे? ये मूवी आई थी, मुगले आजम करके एक मूवी आई थी, उस मूवी में गाना आया था जोधा अकबर के नाम से, तो वो इतना फेमस हुआ कि बाद में जाके जोधा अकबर के नाम से ही पिक्चर बना दी गई। इस पर डायरेक्टर बोल भी रहे हैं उसमें जोधा अकबर पे कि जोधा नाम की कोई रानी नहीं हुई है, सिर्फ लोगों की जुबां पे नाम जोधा है, इसलिए हम जोधा अकबर के नाम से बना रहे हैं। जोधा अकबर सीरियल आता था जी टीवी पे करके, उस पर स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आया करता था कि जोधा नाम की राजकुमारी कोई नहीं हुई, हरिका नाम से हुआ करती थी, मात्र एक काल्पनिकता बात है, इमेजिनरी बात है। एक्चुअली वो जो छोटा लिखा रहता है वो तो उतना छोटा है कि जितना बैंक में पेपर साइन करते हैं, पर बच्चों के दिमाग में तो वही छुप गया ना कि एक जोधा थी, एक अकबर थे, उनकी इतनी बड़ी लव स्टोरी थी। कोई लव स्टोरी नहीं है। ये तो ये मानिए कि एक पॉलिटिकल मैरिज थी जिसको मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते हैं। कि अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन थी? राजपूत। अकबर को पता ना मुझे बड़ा साम्राज्य बनाना है, तो मुझे अपने दुश्मन को डिफीट करना है। दुश्मन कैसे डिफीट करूंगा? इनसे लड़ने में मेरी सालों निकल जाएंगे, शायद मैं जीता या हारा। तो उसने क्या किया, राजा आमिर के राजा हुए बहरमल। बहरमल ऐसे व्यक्तित्व थे कि अकबर इतना वैसा व्यक्ति था शुरुआत में कि वो जब लड़ता था ना सर, तो वो जनता को भी काट दिया करता था। तो राजा बहरमल के पास मैसेज हुआ है कि आप तुम्हारे साथ आ जाओ या मैं तुमसे युद्ध लड़ूंगा। तो बहरमल साहब अपनी प्रजा को बचाने के लिए उनके साथ आए। उसके माइंड में आया कि ऐसे साथ आया तो कल को धोखा भी तो हो सकता है, एक काम करते हैं इनकी बेटी से विवाह कर देते हैं। तब उन्होंने हरिका का हाथ मांगा और हरिका से विवाह किया। अब राजपूतों का दामाद बन गया। और जब राजपूतों का दामाद बना, हम अपनी बहन बेटी का घर थोड़ी ना गुजार रहे हैं। मतलब क्या ही दिखाया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे खुद पता चल रहा है, क्योंकि मैंने एक्चुअली कभी इतना डीप में हिस्ट्री को पढ़ा नहीं, आप हिस्ट्री के टीचर रहे हैं। अच्छा, और भी एक पृथ्वीराज चौहान भी मूवी आई थी अभी, हीरो है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े सुपरस्टार है। तो जैसे वैसे हम पढ़ते हैं कि 16 बार युद्ध हुआ, तो वो भी क्या सच में 16 बार हुआ? 2 बार ही हुआ, तराइन की 2 लड़ाइयां हुई। हालांकि प्रयास कई बार किया गया, वास्तविक रूप से 2 तराइन की हुई। और उसमें 1191 में और 1192 में। तराइन का पहला, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज चौहान बहुत वास्तविक रूप से बहुत बड़े सम्राट हुए। उनसे गलती ये हुई कि जब वो महारानी की संयोगिता को लेकर आए, तो 1 साल वो रिजर्व रहे संयोगिता जी के साथ में। तो युद्ध की सारी स्ट्रेटेजीज खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हुआ और दरवाजे पे गौरी आ गया। जब गौरी आया तो युद्ध हुआ, तो उसमें विदाउट स्ट्रेटेजी लड़ने गए, युद्ध में मारे गए। अच्छा, वो जरा डिस्क्राइब कीजिए कि गौरी वहां ऊपर बैठे हुए हैं और उनके जो एक एडवाइजर है वो उन्हें बताते हैं तो शब्द वेदी बाहर के चंद्रवर्मा, वो जरा उसको डिस्क्राइब कीजिए। ये कंट्रोवर्शियल बात है, मैं आपको कह रहा हूँ, इस पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि ऐसा क्या हुआ। वो पृथ्वीराज रासू में लिखी हुई बात है। पृथ्वीराज रासू चंद्रवर्दाई जी के द्वारा लिखी, चंद्रवर्दाई खुद मारे गए थे। तो वो लिखी किसने बात? ये तो बड़ा कमाल है।
पृथ्वीराज विजय की लिखी गई एक पुस्तक उनके बारे में, उसमें ये बताया गया है कि 1192 में ही मारे गए। गौरी की हत्या 1206 में हुई, और गौरी की हत्या जो करी गई वो सिंध के पास खोखर के सरदारों ने करी। तभी तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का शासक घोषित किया। वो वहां नहीं मरा है, वो एक, हमें ना हमारे पूर्वज हैं तो हम अपने पूर्वजों को बड़ा चढ़ाकर तो दिखाएंगे, तो उस चक्कर में हमने इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था वहां पे कि आंखों पे पट्टी और उस तरीके से बाढ़ चलाना, और वो इस तरीके कोई इंसिडेंट ही नहीं था? सचिन सर, हमने अकबर की बात की, औरंगजेब की बात की, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स पे आता हूँ। जी तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। बिल्कुल। तो वो ट्रेडिंग कंपनी से एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, देश पे कब्जा कर लिया, ये कैसे हुआ ये? देखिए, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम किसी और से क्या करें, इसमें गलती स्वयं भारतीयों की। अब एक ट्रेडिंग कंपनी को आप एक्स्ट्रा राइट्स देते हुए जाएंगे तो वो तो बनेगी। जब हम लोग बात करें 1907 के समथिंग की बात करें, तो उस समय मुगल शासक हुआ करते थे फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने उनके लिए शाही फरमान जारी कर दिया, सिर्फ इसलिए कि फर्रुखसियार की तबीयत खराब हो गई थी, उसको ठीक कर दिया था डॉक्टर हैमिल्टन ने। डॉक्टर हैमिल्टन थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों में हमारे राजा फंसते गए, और राजा इस तरीके से फंसे कि उनको सारे राइट्स खुद में खुद मिलते गए, और जब खुद में खुद मिलते गए तो वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी चीज, हमारे लोग चंद पैसों के लिए उनकी गुलामी करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऐसा क्या लालच उन्होंने दिया था? क्या क्या लालच उन्होंने दिया था? लालच कुछ नहीं है, वो आपस में लड़ा दिया करते थे। जैसे बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई बंगाल के शासक हुआ करते थे सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव हुए, रॉबर्ट क्लाइव ने उनसे लड़ रहे हैं, बट सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको ये लालच देती है कि सिराजुद्दौला को मारकर हम तुझे शासक बना देंगे, तू हमारा सपोर्ट कर। वो सबको ले आया साथ में। तो हम कहते रहे कि अपने ही लोगों ने अपनों को जख्मी किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई गलती नहीं है, वो तो अपना काम कर रही है। ये जो हमारे शासक हुए या हमारे लोग हुए, उन लोगों ने उनकी जासूसी करी, इस चक्कर में वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। मैं पूरी तरीके से गलती मानता हूं भारतीय शासकों की, कि व्यापार करने कंपनी आई, उसको आप इतने राइट्स अगर देते हुए जाएंगे और उनका साथ देंगे युद्धों में भी, ये मान लीजिए कि मेरा आपका लड़ाई चल रही है, मेरा सेनापति आपकी साइड हो जाता है, कैसे जीत जाऊंगा मैं? रॉबर्ट क्लाइव को वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने जो फाउंडेशन नींव रखी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बेहतरीन नींव रख दी। उसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे गवर्नर जनरल भेजे, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस भेजा उन्होंने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भेजा, लॉर्ड मायो भेजा, मिंटो भेजा, रिपल्स भेजा। ये ऐसे व्यक्ति भेजे जिन्होंने क्या है, फाउंडेशन को इतना मजबूत करते गए। इंडियन रूलर्स हटते गए, युद्ध जब लड़ रहे हैं तो उन्हीं के लोगों को अपनी साइड यूज करते हैं। उनके पास सेना नहीं थी, हमारे लोग उनकी सेना में भर्ती हुए चंद पैसों के लिए, गुलाम की तरफ तो गए। अच्छा, ये जो रिवॉल्ट शुरू हुआ 1857 का, क्या नींव थी इस रिवॉल्ट की? देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाली बात कहूंगा तो बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड हो जाएंगे। ये एक्चुअली थोड़ा सा एज अ टीचर आप बताएं। हाँ, अगर ये कोई भारत को आजाद कराने की लड़ाई थोड़ी ना थी। अगर भारत को आजाद कराने की लड़ाई होती तो झांसी अपने लिए लड़ रहा है, ग्वालियर अपने लिए लड़ रहा है, कानपुर अपने लिए लड़ रहा है, पूरा भारतवर्ष में लड़ाई थोड़ी ना है। नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में लड़ाई हुई है और सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रही है। उमर सिंह कह रहे हैं कि हमें आजाद कर दो अंग्रेजों से, झांसी कह रहा है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें आजाद कर दो। हर एक व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वहां लड़ाई लड़ रहा है, वो कोई भारत को आजाद कराने की लड़ाई नहीं थी। भारत की आजादी की लड़ाई शुरू होगी जब 1900 का दौर आएगा। तो अगर उस समय भारत की आजादी के लिए हम लड़े होते तो शायद उसी समय हम आजाद हो गए होते। अगर उस समय आजाद हो गए होते तो शायद जिस भारत के नक्शे को आज आप देख पा रहे हैं वो नहीं देख पाते। कैसे? इस चीज को थोड़ा देखिए, ऐसे आप ऐसे समझिए कि झांसी आजाद होता, भारत थोड़ी ना आजाद होता। कानपुर आजाद होता, पेशवा द्वारा आते, भारत थोड़ी ना आता। तो मतलब आज हम एक भारत देखते, हो सकता है इसके 30-35 टुकड़े होते हैं और ज्यादा। अंग्रेज जाते, दोबारा से उन्हीं राजाओं का शासन शुरू होता, फिर से वही चीज रिपीट होती। लीडर नहीं था ना, एक पावरफुल लीडर जब तक नहीं हुआ ना सर, तब तक कोई चीज बुनियाद नहीं रह सकती है। हम क्लासरूम के अंदर देखते, टीचर नहीं होता, बच्चे उद्दंड काट देते हैं, और जैसे टीचर आता है या एक लीडर आता है तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो सबको कमांड करके रखता है। राजस्थान की क्रांति में कौन लीडर था? अगर हम लोग बहादुर शाह जफर,
बहादुर शाह जफर की स्थिति बहुत खराब थी, उनको तो फिर बाद में भेज ही दिया गया था, बहुत नाजुक स्थिति थी उस समय। तो फिर ये कब से शुरू हुई भारत की आजादी की लड़ाई और कैसे शुरू हुई है? इसमें अंग्रेजों की एक छोटी सी गलती रही। अंग्रेजों की गलती क्या रही, उन्होंने इंडियंस के ऊपर इतना भरोसा कर लिया कि उन्होंने इंडियंस को अलाउ कर दिया ब्रिटेन में पढ़ने के लिए। अब ब्रिटेन में जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज पढ़ाते हैं अपने सिविल सर्विसेज में, तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी सबको सिखा रहा है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसी नीतियां होनी चाहिए, प्रशासन कैसे चलना चाहिए। सेम वहां कॉलेज में भी पढ़ाते थे उनके यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से 98 बच्चे अंग्रेज हैं, 2 भारतीय पढ़ रहे हैं। 2 भारतीय जो पढ़ रहे हैं वो भी तो ये पढ़ रहे हैं कि देश को कैसे गुलाम बनाया जाता है, नीतियां क्या होती है, और देश इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है। अब वो वहां से पढ़कर इंडिया में आ रहा है, वो बताएगा तो सही, इंडिया की कंडीशन तो देखेगा। जब से लोग एजुकेटेड होते गए और अंग्रेजों के साथ पढ़ते गए तो वो समझ गए कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना कैसे रखा है। जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उस समय, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, वो सब विदेशों से पढ़कर आए थे। वहां से उनके मन में आया कि ऐसे करके हमें गुलाम बनाया, ये नीतियां हो सकती हैं हमें आजाद होने के लिए। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब अंग्रेज यहाँ से गए उसके बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट बनी, फिर और गवर्नमेंट बनती गई बनती गई बनती गई। तो अंग्रेजों ने जो हमारे इंडिया में ग्रोथ की थी, क्या वो जो ग्रोथ रेट है वो अब भी हो पा रहा है? मैं सिर्फ ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, देखो उन्होंने गुलामी की वो एक अलग चीज। हाँ, डेवलपमेंट की बेसिस पे बात करें, उनका डेवलपमेंट सेल्फिशनेस में था। आज के समय गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं वो सोचती है हम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ के लिए कर रहे हैं। उनकी हर चीज की बुनियाद हुआ करती थी, हमारे यहाँ पे सरकार बेबुनियाद काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए काम कर रहे हैं। वो ग्रोथ रेट जिस तेजी से अंग्रेजों के टाइम में बढ़ रहा था, वो तेजी से हमारे यहाँ पे आज भी नहीं बढ़ रहा है। आप किसी भी चीज में बात करें, अरे आप आईपीसी तो चेंज नहीं कर पाए आज तक, अभी कहीं हमने चेंज कर दी, आप आईपीसी उठाकर देखिए, मैक्सिमम चीजें वही हैं जो लॉर्ड मैकाले बना कर गया था। लॉर्ड मैकाले 1860 में स्टार्ट कर रहा है आईपीसी, 1833 में उसने बना दी थी मैकाले कोड के नाम से, और अब तक वही चल रही है। आप किसी चीज का नाम बदलने और कुछ चीजों को ऊपर नीचे कर दें, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट फाउंडेशन चेंज हो गई इसकी। तो जो ग्रोथ रेट अंग्रेजों की थी, वो ग्रोथ रेट आज की डेट में कहीं ना कहीं डाउन है। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद कर सकते हैं जैसे आज की समय लीडरशिप चल रही है, हो सकता है हम तेजी से बढ़ेंगे बाद में। अच्छा, देशभक्ति की बात होती है तो एक देशभक्ति तो वो है कि हमारे जवान बॉर्डर पे हैं, एक देशभक्ति और भी है कि जैसे पुलिस में है या कोई और डिफेंस में है। ठीक है, एक बच्चा जो आपके यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है या पीजी कर रहा है या 12th में है 10th में, वो देशभक्ति कैसे दिखा सकता है? देखिए हम सीधा कॉन्सेप्ट है, देशभक्ति का मतलब ये जरूर होता है कि देश के लिए जान देना। देशभक्ति का मतलब ये भी होता है कि अपने देश के डेवलपमेंट में काम करना। अगर आप एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनेंगे तो आप समाज को अच्छा कैसे बनाएंगे, वो भी तो एक देशभक्ति है। अगर आप एक ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, तो आपके साथ आपके देश के लिए भी तो अच्छा हो रहा है, वो भी देशभक्ति है सर। अगर मैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, पब्लिक प्रॉपर्टी को सिक्योर रखूं, मैं भी देशभक्त हूं। अगर मैं अपने समाज को अच्छा करने के लिए कोई काम कर रहा हूं, तो मैं भी देशभक्त हूं। देशभक्ति के हर व्यक्ति का एक अलग मायना है। हमारे टीचर्स भी देशभक्त हैं, वो फ्यूचर बना रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं। अगर वही नहीं होंगे तो बुनियाद कैसे मजबूत होगी? अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है जी, कि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि लाखों बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं, कुछ हजार ही सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? बाकी बच्चों के लिए ये है, प्रैक्टिस करिए, ये देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कमी आ रही है, अपने आप को एनालाइज कीजिए, 360 डिग्री में एनालाइज कीजिए। अगर आप प्रॉपर एनालाइज कर पाए कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और प्रीलिम्स ने पूछा क्या और कहाँ हमारी प्रॉब्लम रही, उसको अगर आप एनालाइज कर गए तो आप इजिली क्रैक कर जाएंगे एग्जाम को। अपने आप को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहिए, एनालाइज करते रहिए, और मन में ये मत लाइए कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो जीवन में बहुत कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि हमें पोस्ट नहीं मिलती तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हम आपको वास्तविक रूप से बता रहे हैं कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर पोस्ट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत सारी पोस्ट है जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल था, बड़ा फनी सवाल था, मेरे दिमाग में आया। आजकल हम देखते हैं क्या ब्रेकअप से यूपीएससी निकल जाता है? अगर ब्रेकअप से यूपीएससी निकलना होता है सर, तो हर गली में आईएएस ऑफिसर होता। नहीं, ऐसा दिखाते हैं आजकल, बड़ा माहौल बना दिया। नहीं,
ब्रेकअप होगा और वो यूपीएससी उसका निकल जाएगा। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम नहीं दिखा पाता यार कोई। देखो रीजन है, अच्छी सोच होगी तो ही आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ये ब्रेकअप ये तो फालतू की मूवीज के चक्कर में है, तो वो दिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सचिन सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। आपके जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे हम आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।